हमारी जो कुछ पुरानी और पिछली क्लासेस में उनमें हम लोगों ने ये देखा कि जो लास्ट चैप्टर में पढ़ी हुई, ठीक है, आप लोगों की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग डाल्टन जी कहते थे कि एटम्स कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, है ना, मतलब एटम्स के अंदर और कोई दुनिया नहीं होती। इस पर्टिकुलर चीज़ को गलत प्रूफ किया गया और ये प्रूफ करके दिखाया कि हाँ, एटम्स के अंदर भी दुनिया होती है। और हम लोगों ने कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर इस बात की खोज हुई कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा वहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो हम लोगों ने ढूंढ लिए, ठीक है। फिर इस बात की टेंशन शुरू हो गई कि हाउ टू अरेंज देम, राइट। तीसरा हम लोगों का जो मुद्दा आया कि ये पार्टिकल्स हैं तो सही, लेकिन ये पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर एटम के अंदर आखिर रहते कैसे, इनके रहने का करेक्ट ऑर्डर क्या है, ये हम लोगों ने सोचा। इसको लेकर अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग ओपिनियंस दी, जिसमें हम लोगों ने अभी तक टोटल 2 लोगों की ओपिनियंस पढ़ी हैं। एक पढ़ा है हम लोगों ने जे थॉम्सन के द्वारा दिया हुआ उनका थॉम्सन पुडिंग मॉडल, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों का बेसिक मॉडल था। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है रुदरफोर्ड का मॉडल, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा एडवांस मॉडल है। इस मॉडल से हम लोगों को बहुत सारे कंक्लूजन्स पता चले कि एटम के अंदर ऐसा हो सकता है, एटम के अंदर वैसा हो सकता है, वगैरह वगैरह। बट अगेन रुदरफोर्ड मॉडल की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो अभी उन लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, उन ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन करने के लिए अगेन हमारे पास एक नया मॉडल बाहर निकल कर आएगा, जो कि होगा बोहर्स मॉडल। ठीक है, आप क्या पढ़ेंगे? बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स मॉडल के हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी पोस्टुलेट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमें पता है कि बोहर्स मॉडल ने क्या क्या बातें की, क्यों क्यों की, और उन क्या क्या बातों का क्या क्या हम लोगों का क्या है, एकदम पॉइंट्स है। अब मैडम क्या क्या बोहर्स मॉडल के आगे भी दुनिया है? पहली बात तो मैं ये बता दूं, तुम लोगों ने जितना बोहर्स मॉडल पढ़ा है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुमने सिर्फ एक छोटे से बोहर्स मॉडल की ABCD भी नहीं पढ़ी, तुमने सिर्फ उसका A पढ़ा है, तुमने उसका B भी नहीं पढ़ा है अभी तक। जब तुम क्लास 11th में जाओगे ना, तब तुम बोहर्स मॉडल का B C D E F ये सब पढ़ोगे। बोहर्स मॉडल से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, उनकी तुम स्टडी करोगे। अभी तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं बोहर्स मॉडल तो मेरा फलाना फलाना सिर्फ इतना ही है, नहीं, ये इतना नहीं है। खैर, अभी हम लोगों को बोहर्स मॉडल तो हमारे 9th क्लास के सिलेबस ने पढ़ा दिया। अब हम लोगों को जो 9th क्लास के सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो ये कि एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ, जिसके बाद तो भाई दुनिया ही बदल गई, और वो थे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आप लोगों का एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ और उसके बाद तो आप लोगों की दुनिया ही बदल गई। मैं बल्कि एक बात बताती हूँ, ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, आप इनको लगभग भाई भाई मान के चलो, जुड़वा भाई हैं यार ये लोग, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? देखो, जो प्रोटॉन्स होते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये न्यूट्रॉन्स के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं होता। ये स्पीशीज़ आप लोगों की क्या होती हैं? न्यूट्रल होती हैं, ठीक है। ये स्पीशीज़ आप लोगों की कैसी होती हैं? न्यूट्रल होती हैं। फिर मैडम आपने इसको प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को एक दूसरे का भाई भाई क्यों कहा? भाई मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि जब प्रोटॉन का मास कैलकुलेट किया गया, कैसे कैलकुलेट किया गया वो आपका कंसर्न नहीं है, ठीक है, बट जब प्रोटॉन का मास कैलकुलेट किया गया तो ये देखा गया कि अगर आपके पास एक प्रोटॉन होता तो उस एक प्रोटॉन का मास होता 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg के आसपास का अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है।
और बाद में न्यूट्रॉन्स का मास खोजा गया, तो जो न्यूट्रॉन्स का मास निकल कर आया वो आप लोगों का निकल कर आ रहा है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि ये दोनों मासेस क्या है, सेम है, बस थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है दोनों के मासेस में, जो कि इग्नोरेबल है। यहाँ पे 26 है ना, और यहाँ पे 48 है, और वो भी थर्ड डेसिमल में डिफरेंस है। लोग तो 9.1 और 9.2 को भी अगर बोल दिया जाए तो बोलते हैं मैडम एक ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा तो पॉइंट है। 1 डेसिमल तक लोग चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, यहाँ तो फिर भी थर्ड डेसिमल में डिफरेंस आ रहा है, राइट। अच्छा, तो ये प्रोटॉन और ये जो न्यूट्रॉन्स थे इसीलिए इन्हें भाई भाई कहा गया है, बिकॉज इन दोनों के जो मासेज हैं ये मासेज क्या हैं आप लोगों के अप्रॉक्सीमेटली सेम है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके मासेज हैं ये मासेज क्या है अप्रॉक्स सेम है, अप्रॉक्सीमेटली ये क्या है सेम है, ठीक है। अच्छा, ये पहली बात हम लोगों को समझ में आ गई। दूसरी बात हमें एक और समझ में आई कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये बाउंडेड है विथ ईच अदर, मतलब दे लिव टुगेदर, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं रहते, ये दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है। ये दोनों कैसे रहते हैं, ये दोनों एक साथ रहते हैं, और जब ये दोनों एक साथ रहते हैं तो जिस जगह पे ये दोनों एक साथ रहते हैं उस पर्टिकुलर जगह को कहते हैं हम लोग, उस प्लेस को जहाँ पे ये लोग रहते हैं उस प्लेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, यानी कि एटम के सेंटर में, सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, एक कमरा होता है, जिस कमरे के अंदर आप लोगों के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों भाई भाई साथ साथ में रहते हैं। उस कमरे का नाम क्या है, उस कमरे का नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, और जैसे प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर पूछूं कि भाई मुझे एक बात बता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, तो आप ये कहोगे कि मैडम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। मतलब कई बार पेपर में 1 मार्क की डेफिनेशन भी आ जाती है, डेफिनेशन ये आ जाती है कि मैंने डिफाइन करिए न्यूक्लियॉन्स क्या है। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब ना तो सिर्फ प्रोटॉन होता है और ना ही सिर्फ न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली, ठीक है, आर नोन एज आप लोगों का न्यूट्रॉन्स। बट द पॉइंट इज न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो हुई कैसे, ठीक है, इनकी खोज, इनका इन्वेंशन आखिर हुआ कैसे, हु डिस्कवर्ड, व्हेन डिस्कवर्ड, व्हाई डिस्कवर्ड, है ना, हाउ डिड दे डिस्कवर्ड, ये सारे क्वेश्चन हमारे छोटे से दिमाग में रेज होना शुरू हो जाते हैं। तो देखो ऑब्वियस है कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बाद हुई थी, ठीक है। जो आपके न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी है ये 1932 में की गई थी, और इनकी डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति थे जेम्स चैडविक, ठीक है। इनकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। किस ईयर में डिस्कवर हुआ है अगर तुम ये याद रख सको तो बहुत बेटर है, और अदरवाइज़ किस इंसान ने डिस्कवर किया है ये तो यार तुमको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा ठीक है मैडम, हम लोग न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रेडियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, एंड रेडियो केमिस्ट्री आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो पार्ट है जब आप लोग 12th में जाएंगे, वहाँ पे जब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री नामक एक टॉपिक पढ़ेंगे तब, ठीक है, अभी तो नहीं। खैर, तो ये जो न्यूट्रॉन होता है, इस न्यूट्रॉन के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कि न्यूट्रॉन एक प्रकार का क्या है, आप लोगों का सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि प्रोटॉन के साथ रहता है, और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ साथ रहने लगे तो उसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और जिस जगह पे वो लोग मिलके साथ साथ रहते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन एक चार्जलेस स्पीशीज़ है,
हाँ, मास की बात करें तो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा मास होता है 3rd डेसिमल प्लेस में, और इसकी डिस्कवरी 1932 में की गई थी, है ना। किसके द्वारा की गई थी? आप लोगों के जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। डन, ठीक है, इतनी बातचीत तो हो गई हम लोगों की। डन, अब आगे क्या? ठीक है, ये डिस्कवरी के बाद अब हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि मैडम ये न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है आखिर ये हुई कैसे, बताइए। तो जैसा कि मैंने बताया, इसकी डिस्कवरी के ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज ये रेडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एंड अभी तुम्हें न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। इवन तुम 10th में भी आ जाओगे तो भी तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब आप 12th में रहते हो, वहाँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर आपके सब्जेक्ट का सिलेबस है तो आप पढ़ते हो, वो भी वहाँ पे भी बहुत शॉर्ट में पढ़ते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हो। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, हुआ एक्चुअली ऐसा, कहानी के फॉर्म में हम लोग समझेंगे कि आप लोगों के कुछ लोग थे पुराने ज़माने के, है ना। अच्छा, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जिसका नाम है पोलोनियम। ठीक है, ये पोलोनियम है, PO शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं, इसका सिंबल होता है PO, इसका नाम है पोलोनियम। और ये पोलोनियम आप लोगों का एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। क्या है ये? आप लोगों का एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, अब इस पोलोनियम के अंदर से अल्फ़ा रेडिएशंस निकल रहे हैं। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत डाउट आता है कि मैडम अब ये अल्फ़ा रेडिएशंस क्या होते हैं। अब देखो, रेडिएशंस 3 प्रकार के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप अपने दिमाग के अंदर से ये हटा दीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अल्फ़ा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बीटा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म गामा। कुछ होती होंगी अल्फ़ा, बीटा, गामा रेस, बट इसके अंदर से फ़िलहाल ये कौन से रेडिएशंस एमिट कर रहा था? ये आप लोगों के अल्फ़ा रेडिएशंस एमिट कर रहा था। और जो ग्रुप ऑफ पर्सन इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे एक शीट रखी। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्या रखी? एक शीट रखी। जैसे आप लोगों के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की शीट रखी थी, है ना। तो यहाँ पे उन लोगों ने शीट रखी। अब शीट रखी किस चीज़ की, ये बड़ा ही रोचक है। जैसे रुदरफोर्ड ने जब वो लाइट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनका एम क्या था? भारी से भारी शीट रखो। भारी से भारी शीट का मतलब ये नहीं कि जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, जिसको उठाने में कमर लचक जाए, वैसी भारी नहीं। उस भारी शीट को रखो जिसमें एटॉमिक मास ज़्यादा है, ये उनका एम था। लेकिन यहाँ पे लोग जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो यहाँ उन लोगों ने ऐसी शीट्स को चुना, है ना, जिनके एटॉमिक मासेस क्या थे? बहुत ही कम थे, है ना। ऐसे एटॉमिक मासेस लाइट होने वाले, कम होने वाले एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया है? चूज़ किया है। अच्छा, तो कौन कौन से एलिमेंट्स को यहाँ रखा जा सकता है? आप यहाँ पे रख सकते हैं लिथियम को, जिसका सिंबल होता है Li। आप यहाँ पे रख सकते हैं बेरिलियम को, ठीक है, जिसका सिंबल होता है आप लोगों का Be। और आप यहाँ पे रख सकते हैं बोरॉन को, जिसका होता है कैपिटल B। अच्छा, ठीक है ना। ये एक उन्होंने क्या किया? बहुत ही आप लोगों की पतली सी शीट रखी। ठीक है मैडम, रखी। फिर कुछ सालों बाद इसी सेम एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और अपग्रेड किया गया। ठीक है, इस सेम एक्सपेरिमेंट को अपग्रेड किया गया। लेकिन मैडम इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट क्या निकला? मैं बताऊंगी क्या रिजल्ट निकला, नीचे समझा के दूंगी डिटेल में। बट इस एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट किया गया, मतलब अपग्रेड किया गया। अब देखो, ऑब्वियस है कि आप एक गामा अल्फ़ा रेस को उस पर्टिकुलर शीट पे थ्रो करवा रहे हो एकदम तेज़ी से, है ना। अच्छा, ठीक है, तो कुछ तो असर होगा ही होगा, कुछ चीज़ें बाहर निकलेंगी, कुछ प्रोड्यूस होगा वगैरह वगैरह। फिर बाद में उन्होंने इसी पर्टिकुलर शीट के पीछे, है ना, उन लोगों ने इसी पर्टिकुलर शीट के पीछे उन्होंने एक दूसरी शीट रख दी। एंड यूजुअली इस पर्टिकुलर शीट को हम लोग कहते हैं पैराफिन वैक्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर शीट को हम लोग क्या कहते हैं? पैराफिन वैक्स। यहाँ पे जो शीट रखी गई, इस शीट को रखा गया एक पैराफिन वैक्स। यहाँ पे शीट रखने का मुख्य उद्देश्य क्या था?
कि हमें एक ऐसी शीट रखनी है जिस शीट के अंदर हाइड्रोजन का कंटेंट हाई हो, मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसा हो, ज़्यादा हो, है ना, वो एक कंपाउंड हो, बराबर, ठीक है, वो एक कंपाउंड हो और उसके अंदर हाइड्रोजन का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, आप लोगों का हाई होना चाहिए। तो सेटअप कैसा है कि पहले एक आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, राइट, जो कि एक लेस एटॉमिक मास वाली शीट पे इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद वहाँ से आपकी जो रेज़ हैं वो फर्दर कंटिन्यूड हुई, ठीक है, और उसके बाद वही रेज़ आगे जाके हिट कर रही हैं पैराफिन को, और पैराफिन को हिट करने के बाद, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अगेन कुछ ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है ना, अच्छा ठीक है, बराबर, ओके। ये बात सही है कि आपके जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को ढूंढा था, बट न्यूट्रॉन्स जैसी कोई चीज़ होगी, इस चीज़ की जो कल्पना है वो कई करोड़ों सालों पहले, मैं अगर बोलती हूँ ना कि कई करोड़ों सालों पहले, इट डजंट मीन्स कि सही में करोड़ों सालों पहले, ठीक है, इट मीन्स कुछ सालों पहले, कई सालों पहले रुदरफोर्ड जी ने ऑलरेडी कर ली थी, बराबर, अच्छा ठीक है। खैर, अब हम लोग हमारी बातचीत पे आते हैं। जेम्स चैडविक ने क्या किया, फायरिंग शुरू कर दी, अपनी गन से फायरिंग शुरू कर दी उस बेरिलियम की शीट के ऊपर, है ना, पोलोनियम का सोर्स था, पोलोनियम के सोर्स में से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स के निकलने की वजह से वो अल्फ़ा पार्टिकल्स मस्त आगे बेरिलियम शीट को जाके टकरा रहे थे, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स बेरिलियम शीट को जाके धाएँ 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 फायर हो रहे थे। ये जितनी भी चीज़ें जाके इस अल्फ़ा शीट को टकरा रही थी, ये सारी की सारी क्या थी, मतलब बेरिलियम शीट को टकरा रही थी, ये सारी की सारी क्या थी, आप लोगों की अल्फ़ा पार्टिकल्स थे। तो जेम्स चैडविक ने ये देखा कि जब मैं इन पर्टिकुलर अल्फ़ा रेडिएशंस को बेरिलियम की शीट पे फॉल करवाता हूँ, तो इन बेरिलियम की शीट्स पे फॉल होने के बाद जो नए पार्टिकल्स प्रोड्यूस होकर मिल रहे हैं, मतलब आप एक तरीके से ऐसा समझिए कि अल्फ़ा पार्टिकल्स और बेरिलियम की शीट, इन दोनों ने मिलकर एक नया टाइप का पार्टिकल को जन्म दिया, और ये जो नए पार्टिकल को उन्होंने जन्म दिया, इस नए पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, है ना। नए पार्टिकल का सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये था कि ये नया पार्टिकल आप लोगों का अनचार्ज्ड था, यानी कि ये नया पार्टिकल आप लोगों का न्यूट्रल था, ठीक है, उन्होंने इसको न्यूट्रल था, उन्होंने इसको एक सिंबल देने का सोचा कि चलो क्योंकि ये न्यूट्रल है इसीलिए इसको एन सिंबल से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि बेरिलियम की शीट के ऊपर इनकमिंग तो अल्फ़ा पार्टिकल की हुई, बट जब उस शीट को क्रॉस करके अल्फ़ा पार्टिकल दूसरी तरफ पहुँचे, तो दूसरी तरफ जाते जाते वो अल्फ़ा पार्टिकल नहीं रहे, वो कन्वर्ट हो गए एक चार्जलेस पार्टिकल में, वो कन्वर्ट हो गए चार्जलेस पार्टिकल में। अब जेम्स चैडविक जी सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने अभी जो चार्जलेस पार्टिकल क्रिएट हुए, है ना, अब इस तरफ तो चार्जलेस पार्टिकल क्रिएट हो गए ना, इस तरफ तो चार्जलेस पार्टिकल क्रिएट हो गए, इन्होंने इस चार्जलेस पार्टिकल्स को आगे पैराफिन वैक्स पे हिट करवाया। मतलब अगर किसी को लग रहा था कि मैडम आगे आप लोगों के अल्फ़ा रेस जा रही हैं, तो नहीं भाई, अल्फ़ा रेस यहाँ पे आते आते स्टॉप हो गई, इसके आगे नए पार्टिकल्स क्रिएट हुए, और नए पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आप लोगों के ट्रैवल होकर पैराफिन वैक्स पे क्या हो रहे हैं, हिट हो रहे हैं, ठीक है। अब जब ये पैराफिन वैक्स पे हिट हुए, तो लो एक और गजब चीज़ वहाँ पे उन लोगों ने देखी, क्या देखी कि जब आप लोगों के यहाँ पर चार्जलेस पार्टिकल हिट कर रहे हैं, जब यहाँ पे न्यूट्रॉन मान लेते हैं हिट कर रहा है, तो हिट करने के बाद, न्यूट्रॉन के हिट करने के बाद उस तरफ से न्यूट्रॉन नहीं निकल रहा है, उस तरफ से निकल रहा है प्रोटॉन, उस तरफ से क्या निकल रहा है, प्रोटॉन है, ये क्या है एग्जैक्टली उन्होंने क्या देखा कि वहाँ से क्या निकल रहा है, प्रोटॉन। अब तुम बोलोगे कि मैडम ये सब पता कैसे चलता था कि न्यूट्रॉन निकल रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है, क्या दिखते थे क्या पार्टिकल्स? नहीं, ये पार्टिकल्स दिखते नहीं थे। हमारे पास अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस होते हैं, जिन डिवाइसेस की मदद से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या किसी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं, कितने निकले,
क्या निकले, किस चार्ज के निकले, ये सारी चीज़ें वो डिवाइसेस हम लोगों को क्या करके देती है, काउंट करके देती है, या फिर मैं कहूँ कैलकुलेट करके देती है ना। ये क्या करके देती है हमें, कैलकुलेट। तो जब इन डिवाइसेस का प्रयोग किया गया तो उन डिवाइसेस से हमें ये पता चला कि जब हम लोग यहाँ से यहाँ ट्रैवल हुए, मतलब जब हमने पैराफिन वैक्स को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पैराफिन वैक्स को क्या किया, क्रॉस किया। तो पैराफिन वैक्स को क्रॉस करने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की कि पैराफिन वैक्स से पहले, ठीक है, बराबर पार्टिकल्स का जो मास था, पार्टिकल्स का जो मास था पैराफिन वैक्स के पहले, वो इक्वल था, किस चीज़ के इक्वल था, पार्टिकल्स के मास के, जो कि पैराफिन वैक्स के बाद में है। मतलब पैराफिन वैक्स के बाद वाला मास और पैराफिन वैक्स से पहले वाला मास उन पार्टिकल्स का क्या था, सेम था। अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। और दूसरी वो ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये की कि पैराफिन वैक्स से पहले वो लोग चार्जलेस थे और पैराफिन वैक्स में पहुंचने के बाद उनमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये सोचा कि ज़रूर ये कोई एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास प्रोटॉन के बराबर है लेकिन उसका चार्ज न्यूट्रल है, और इस पार्टिकल को आगे जाके उन्होंने एक नया नाम दे दिया और इसको नाम दिया आप लोगों का न्यूट्रॉन, है ना। इसको उन लोगों ने क्या नाम दे दिया, आप लोगों का न्यूट्रॉन, ठीक है, बराबर, ये आपका न्यूट्रॉन। तो यहाँ से बेसिकली क्या हुई, आपके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इस पूरी थ्योरी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, ठीक है, बहुत सारी आप लोगों की ऐसी बातें, क्योंकि अभी आप लोग उस माइंड स्टेट में हो ही नहीं कि आपको वो सारे डेटाज, वो सारी जानकारियाँ आपको अभी दिमाग में आपके फीड करके दी जा सके, ठीक है। बट हाँ, अभी जितना आपको बताया जा सकता था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा, जनरली ये जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में हम लोगों ने जो शीट का प्रयोग किया, आप लिथियम भी कर सकते थे, बेरिलियम भी कर सकते थे, आप बोरॉन भी कर सकते थे, बट मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, मोस्ट ऑफ द किताब, मोस्ट ऑफ द गूगल रिसर्चेस में आप यही देखेंगे कि वहाँ पे बेरिलियम का इस्तेमाल किया गया था। बेरिलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है, बोलो कितना, 4, और लेकिन इसका मास नंबर होता है 9। मास को ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को फायर कर रहे हैं, धड़ 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 अल्फ़ा पार्टिकल्स की फायरिंग चल रही है ना। तो देखो, अब एक बार यहाँ से ध्यान रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है किसी के द्वारा भी कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, खैर मैं बताती हूँ। अल्फ़ा पार्टिकल्स का मतलब होता है हीलियम, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स का मतलब होता है हीलियम। तो हीलियम का वजन कितना होता है, 4। हीलियम का वजन कितना होता है, 4, और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो यानी कि जब हीलियम के बीच में और जब बेरिलियम के बीच में रिएक्शन हुई तो वहाँ से आप लोगों को न्यूट्रल पार्टिकल्स पैदा होकर मिले, और उन न्यूट्रल पार्टिकल्स को कहा जाता है 1 और 0। क्यों? क्योंकि उन न्यूट्रल पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये 0 किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये 0 इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए 0। और ये 1 किसको इंडिकेट करता है, ये 1 इंडिकेट करता है उनके मास को। बट मैडम आपने तो कहा था ना कि उसका मास तो 1.6742 इंटू 10⁻⁻27 kg है। तो तुम्हें शायद याद होगा पुरानी पिछले चैप्टर नंबर 3 में मैंने 1 AMU को डिफ़ाइन करवाया था, और 1 AMU भी लगभग उसी के बराबर होता है। तो उतने बड़े क्वांटिटी को हटाकर हमने यहाँ पे 1 का रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। अच्छा, और प्लस यहाँ से और क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ से सिर्फ क्या न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, नहीं। सबसे एस्टॉनिशिंग चीज़ रेडियो केमिस्ट्री की, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, कि यहाँ पर आप लोगों के न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाने के बाद
एक और एलिमेंट, एक नया एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था कार्बन। एटॉमिक नंबर था उसका 6 और एटॉमिक मास था उसका 12। यानी कि बेरिलियम कन्वर्ट हो गया कार्बन में और जो आपके अल्फ़ा रेस थी वो कन्वर्ट हो गई किस में, आप लोगों के न्यूट्रॉन में। ठीक है, ये रिएक्शन पेपर में 1 मार्क के लिए लिखने को आती है कि राइट डाउन द रिएक्शन फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अगर तुम्हारे सिलेबस बुक में ये रिएक्शन है तो ठीक है, बराबर, ये चीज़ आप लोगों को आती है। अच्छा, और उसके अलावा कई बार टीचर्स आप लोगों से ये भी पूछ लेते हैं कि भाई एक बात तो बता, आखिर अल्फ़ा पार्टिकल्स होते क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा पार्टिकल्स का मतलब हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में उसका जो सिंबल होता है, सिंबल तो ये होता है, इसको कहा जाता है अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो इसी चीज़ को कहते हैं हीलियम, यानी कि हीलियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, इज़ नोन एज अल्फ़ा पार्टिकल। हीलियम के ऊपर जब +2 का चार्ज आ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स कहते हैं। कई लोग होते हैं जो 12th तक की केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, कई बार अल्फ़ा पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल का जिक्र करते रहते हैं, बट अगर आप उनको एट द एंड ये पूछो कि भाई ये अल्फ़ा पार्टिकल नामक चीज़ है क्या, पता नहीं, डब्बा गुल। तो ऐसा डब्बा गुल तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि अल्फ़ा पार्टिकल किसे कहते हैं। सो देयरफॉर वी स्टडीड इट, है ना। अच्छा, एंड तुम्हें पता है एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सिर्फ हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब अपनी अपनी दुनिया में हम अपने ही अपने तौर पे जिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हाइपोथेटिकल नहीं है, ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हाइपोथेटिकल नहीं है, बिल्कुल भी हाइपोथेटिकल नहीं है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी या फिर न्यूट्रॉन जैसी चीज़ एक एटम के अंदर होती है, इस बात का सबूत हमें आगे जाके अलग अलग रिसर्चेस में मिला। कैसे, देखो, अभी हम लोग आगे के सिलेबस में हमारे पढ़ेंगे कि जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अभी फ़िलहाल तो तुमको यही नहीं पता कि आइसोटोप्स का मीनिंग क्या है, बराबर, अभी तुमको नहीं पता है आइसोटोप्स का मीनिंग क्या होता है। मैं सिखा के दूंगी आइसोटोप्स का मीनिंग क्या होता है, बट हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अगर हम लोग उन तीनों आइसोटोप्स की बात करें तो एक को हम लोग कहते हैं स्वयं हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरे को हम लोग कहते हैं ड्यूटीरियम और तीसरे को हम लोग कहते हैं ट्रीटियम। ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हमारे पास मार्केट में होते हैं। अब पता है तुम्हें, ये जो हाइड्रोजन होता है, जो ड्यूटीरियम होता है और जो ट्रीटियम होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन होता है 1 1 1, मतलब तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। इनके पास प्रोटॉन होता है 1 1 1, लेकिन इनके पास जो न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास होता है 0, ड्यूटीरियम के पास होता है आपका 1 और ट्रीटियम के पास होता है 2। तो जब पुराने ज़माने में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, उस वक्त न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, बट जब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, यानी कि जब ड्यूटीरियम की डिस्कवरी हुई, तो लोगों ने ये बोला कि भाई तुम लोग तो हाइड्रोजन के ही रिश्तेदार हो, बट हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तुम्हारा एटॉमिक मास है 2 और तुम्हारा एटॉमिक मास 3, ऐसे कैसे हो सकता है, एटॉमिक मास तुम्हारे अलग क्यों है। तब लोगों के दिमाग की बत्ती जली कि अच्छा यार, ज़रूर यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ भी है उस पर्टिकुलर एटम के अंदर जिसकी वजह से एटॉमिक मास में चेंज आ रहा है, जो हाइड्रोजन के पास नहीं है बट ड्यूटेरियम के पास है, और ड्यूटेरियम के पास से ज़्यादा एक आपके ट्रीटियम के पास है, और लेकिन जिसके पास चार्ज नहीं है, चार्ज भी नहीं है लेकिन मास है। ऐसा कुछ तो है एटम के अंदर, ऐसा कुछ तो है एटम के अंदर। तो यहाँ से वो डिस्कवरी हुई और मतलब लोगों की सोच विकसित होना शुरू हुई, और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की सोच विकसित होना शुरू हुई, धीरे धीरे इन सारे लॉजिक्स का इस्तेमाल करते करते हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए क्या, हम लोगों के सबसे प्यारे, आप लोगों के न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आधा चैप्टर तो देखो हमारा ख़त्म हो ही गया है। जो अभी हम लोगों का रिमेनिंग चैप्टर है, रिमेनिंग चैप्टर में 2 चीज़ें हैं। पहला, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए और उसकी मदद से वैलेंसी निकालते आनी चाहिए, ख़त्म।
ये हो गया इस बचे हुए पार्ट का एक हिस्सा। दूसरे हिस्से पे अगर हम लोग चले तो दूसरा हिस्सा तो मोस्ट ईजी है, उसमें से डिफाइन है। एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उससे रिलेटेड एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है ना, और साथ ही साथ में उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। ख़त्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मतलब चीज़ों को लाइन से ही पढ़ेंगे, सीक्वेंशियली ही पढ़ेंगे। अभी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आए। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ वैलेंसी। बट आज की क्लास में हमने देखो न्यूट्रॉन्स को पढ़ा। अच्छा, ये डायग्राम तो खैर मैं तुम्हें दिखाना ही भूल गई। इस तरीके से होता है कुछ एक तरीके से एटम की कल्पना, कि एटम के अंदर चीज़ें ऐसी रहती होंगी। ये देखो न्यूट्रॉन्स रहते होंगे, साथ में प्रोटॉन्स होते होंगे, है ना, और उनके आजू बाजू इस तरीके से फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते होंगे, घूम रहे होते होंगे। ये एक इमेजिनेशन है। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैडम ये इमेजिनेशन सही क्यों है, गलत भी तो हो सकती है। अगर तुम कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड करो इन इमेजिनेशन के गलत होने के, तो डेफिनेटली ये इमेजिनेशंस गलत भी हो सकती हैं। बट इन इमेजिनेशंस ने, इन लॉजिक्स ने, इन कंसेप्ट्स ने बहुत कुछ प्रूफ किया है। पता है कि अगर ऐसा है तो ये चीज़ ऐसी है, मतलब इन इमेजिनेशंस की वजह से बहुत सारे रहस्य प्रूफ हुए हैं कि यस ये इस तरीके से ऐसा, इस तरीके से ऐसा। बट अगर आप किसी भी तरीके से इन इमेजिनेशंस को गलत साबित कर दो, तो यस ये इमेजिनेशंस अगर गलत साबित हो गई तो डेफिनेटली आपकी जो थ्योरी है ये गलत साबित हो जानी है। बट अभी अप टू 9th क्लास ये आप लोगों का लास्ट माइलस्टोन है।